जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक ऐसा वीडियो है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। जबकि ये वाली कंपनी को मैं बहुत ज़्यादा गहराई से ट्रैक भी नहीं करता हूँ, बट आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे और बहुत जगह फंस भी चुके हैं बहुत लोग। ओला इलेक्ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आया है और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनता ही था। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनी में जब रिजल्ट्स खराब आते हैं, फंडामेंटल गड़बड़ होते हैं, तो हमें किस तरह से डिसीजंस लेने होते हैं। जैसा मैं नॉर्मली करता हूँ कि आपको कुछ चैप्टर्स में अपने वीडियोस बना के देता हूँ, इसको मैं चैप्टर्स में कवर नहीं कर रहा हूँ। हम सीधा पिन पॉइंटेडली पॉइंट वाइज इसके ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इस कंपनी में लंबे समय तक पैसा लगाना बनता है या नहीं बनता है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट। भाई साहब, धमाकेदार खराब रिजल्ट आए। धमाकेदार खराब रिजल्ट आए। नॉर्मली धमाकेदार हम तब बोलते हैं जब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बट ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट आया है। कैसे? सेल्स इनका जो, अगर मैं दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं ना, तो वहां से 40% हो गई है सेल, 45% हो गई है सेल्स। पहले 1045 करोड़ की थी जो सेल्स, घट के हो गई है 470 करोड़। पहले भी ये कंपनी लॉस में थी, आज भी ये लॉस में है। जब भी ऐसा लगता है कि कभी ना कभी अब तो इस कंपनी के साथ इससे बुरा क्या ही होगा, कंपनी हमें पूरी तरह से प्रूव कर देती है गलत, कुछ नया बुरा हो जाता है। सेल्स अगर आपकी 45% पे हो गई है तो आपकी हालत टाइट हो गई ना। पहले भी ये लोग ऑपरेटिंग लॉस में चल रहे थे, मतलब पहले 100 रुपए पर अगर जिनको 100 रुपए रेवेन्यू आ रहा था ना, इनकी कॉस्ट 144 थी, मतलब 44 रुपीज के नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रहे थे। अब वो 58 रुपीज के नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर 100 रुपए से अगर रेवेन्यू कमा रहे हैं तो इनकी कॉस्ट 158 है। कब तक लॉस मेकिंग कंपनी चल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। चलिए हम लॉस को भी देख लेते हैं। एक ठीक बात हुई है कि लॉस 564 करोड़ था पहले, वो घट के इस क्वार्टर में 487 करोड़ हुआ है। मतलब अगर 80 करोड़ का लॉस कम हुआ है तो हम लोग उसको पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव है क्या। नहीं है, वो भी नहीं है। सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, 690 करोड़ से सेल्स गिर के 470 करोड़ हुई है। सितंबर 25 क्वार्टर को दिसंबर 25 क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं। ऑपरेटिंग मार्जिन 203 करोड़ नेगेटिव था पिछले, मतलब सितंबर में, तो फिर भी 100 रुपए पर 29 रुपीज का लॉस था। जब 100 रुपए पे 58 करोड़ का लॉस हो गया, मतलब डबल डबल प्रॉफिट होने की उम्मीद पे डबल लॉस होते हुए दिख रहा है। लॉस 411 करोड़ से बढ़कर 487 करोड़ हुआ है। जब ऐसी चीज चलती है ना किसी भी कंपनी के बारे में, तो यार नहीं लगता है पॉजिटिव। यू कैन नॉट बी पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज ऑफ नाउ। हाँ, बट मैंने खोजा है आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट, खोजा है, ऐसी बात नहीं है। प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, 36.78% से गिर कर 34.59 हुआ है। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉइंट है ना। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है। एफ आई आईज और डी आई आईज ने खरीदे। एफ आई आईज का 3.24 से बढ़कर 4.808 हुआ है और डी आई आईज ने 2.67 से बढ़ाकर 7% करी है अपनी, मतलब म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि कंपनी में कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता है और ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता है? बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हो सकता है, पर हमें बहुत डिटेल की चीज़ नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा। 50% अभी भी पब्लिक के पास है, तो फाइनेंशियल से आई एम नॉट हैप्पी। भले वो एफ आई आई डी आई का है, भले कमाओ, वांदा नहीं है। मुझे वो रिस्क लेना नहीं परवड़ता है, मुझे वो इतना डिटेल में जाके हालत टाइट करना खुद की नहीं नहीं बनता है मेरे हिसाब से, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। हाँ, अगर आपको इसका ही इस तरह से डिटेल एनालिसिस देखना है और डिटेल एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है और ब्रूटल कंटेंट देखना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको ज्वाइन कर दो। मेरा एक्सक्लूसिव मेंबर वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। राइट, उसमें मैं और थोड़ा अनफिल्टर्ड बोलता हूँ। राइट, अब आ जाते हैं एम के करके एक ब्रोकिंग हाउस है। उन्होंने कहा है कि हम पहले टारगेट कर रहे थे ओला का 50 रुपीज़ का, अब हम टारगेट कर रहे हैं 20 रुपए का। एक जगह डी आई खरीद रहे हैं और एक जगह ये एम के, जो ये बड़ी फर्म है, छोटी मोटी फर्म नहीं है, वो बोलती है पहले हमारा टारगेट 50 रुपए था, अब वो गिर के हमने 20 रुपए पे कर दिया है। गड़बड़ तो है। जबकि
ऑटो बिजनेस का ये जो बिजनेस है ना, जो इनका ओला का बिजनेस का रेवेन्यू है, जो ये टू व्हीलर्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक बिजनेस का, 55% से इनका गिर गया है। वो गिरने के कारण भी है, आप कभी भी नोट करना, ओला लिया हुआ बंदा खुश नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी लेके बंदा खुश नहीं है। आपका जब प्रोडक्ट से ही बंदा खुश नहीं है, तुम बिजनेस बनाओगे कैसे? कंसर्निंग पॉइंट तो है, देखो इसमें कोई दो राय है नहीं मुझे को। दूसरी चीज, टीवीएस की, एथर की, जो टीवीएस का क्यूब है, एथर की जो गाड़ी है, उससे लोग खुश हैं। और इस सेगमेंट में ना बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स भी आते जा रहे हैं, तो ये सेगमेंट बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ रहा है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। बट पंगा सिर्फ ये है, इसमें प्लेयर्स भी बढ़ रहे हैं, और जब प्लेयर्स भी बढ़ते हैं तो आपको और सतर्क होना पड़ता है, आपकी क्वालिटी और सुपीरियर होनी चाहिए, तो जाके आपकी कंपनी की वैल्यू बनेगी। इनफैक्ट इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रोडक्ट तो गड़बड़ हुआ, उसके बाद में ये आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं दे रहे हैं, जो लोग दुखी हैं। आप अनलिमिटेड रिव्यूज पढ़ो ऑनलाइन, आपको अनलिमिटेड रिव्यूज मिलेंगे इसके ऊपर। फिर अभी एक खबर आई कि ओला इलेक्ट्रिक बैटरीज की फैक्ट्री बना रही है। क्या कर रहा है भाई? अब बैटरीज बनाने के बाद, बैटरीज ठीक है, बैटरीज का बिजनेस चलेगा आगे, क्योंकि हर चीज में बैटरीज की रिक्वायरमेंट है। बट पंगा ये है, बैटरीज में भी तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, वहां पे अगर सर्विस नहीं दी तो कंपनी खत्म। बट वो एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट के ऊपर है, ऐसा नहीं है। जबकि मेरे को ऐसा लगता है ये जो ओला के टू व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है ना, वो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक का सेगमेंट बहुत बड़ा है यार, वो भरपूर चल सकता है। बट वही है, क्वालिटी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर कंपनी अपनी हालत टाइट कर बैठी है। अब ये चीज़ ठीक है कि दो इस पर्टिकुलर कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट दिखते हैं। पहला कि एक तो वो नई फैक्ट्री लेके आ रहा है बैटरी वाली, और दूसरा एफआईआईज और डीआईएस खरीद रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स को लेके अगर किसी को रिस्क लेना तो आप ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा भाई। मैंने एक बार ओला में इन्वेस्ट करके एक बार 6 to 7% का लॉस बुक किया है, मैं खुश हूं उस बात से। क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ इसको, पहले टेक्निकल्स पे आ जाते हैं, टेक्निकल्स के बाद मैं आपको वाला पॉइंट और डिटेल में समझाऊंगा। टेक्निकली 30 इसका लास्ट सपोर्ट था, जो तोड़ दिया इसने, 28 के करीब करीब गए। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब जब तक 32 के ऊपर क्रॉस होके नहीं बैठेगा, तब तक हम इसमें रिवाइवल का सोच ही नहीं सकते, और जिस हिसाब से रिजल्ट है उसमें और सोचना नहीं बन रहा है। तो टेक्निकली तो मेरे को भी अभी काफी वीक लग रहा है। हाँ, अब ये अलग बात है कि एक बार पलट गया, पलटने का 32 के ऊपर चलने लग गया, तो देन यू हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 28। बट अभी नीचे खाई है, कितना गिर सकता है, क्योंकि लोग दुखी तो हैं। देखो, इस शेयर से भी दुखी है, इस कंपनी से भी दुखी है, इसके प्रोडक्ट से भी दुखी हो रहे हैं। अच्छा खासा ओला कैब्स का बढ़िया बिजनेस था इनका, जो अच्छा खासा चला भी दिया इन्होंने। बट ठीक है, चलिए, सबका अपना अपना सेटअप है। मेरे को एक चीज़ डर लगता है कि जब ऐसी कंपनी के पास में कैश जब तक है तब तक ये बर्न कर रहे हैं, कब तक कर पाएंगे? कुछ तो एक अपर लिमिट होगी ना, जहाँ पे या तो कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को कैश चाहिए कि तुम बिजनेस कैसे बना रहे हो, कब तक लॉस झेलेंगे? अब तक तो लॉस ही झेल रहे थे, अब तो रेवेन्यू आधा झेल रहे हैं। मतलब अब जहाँ पे 1,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 470 करोड़ पे आ गया है भाई। मतलब नहीं बिक रहा है, दिक्कत तो है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि टेक्निकली अगर मैं देखूं कि ऐसी कंपनीज को हम किस तरह से देखते हैं, जब कोई गिरता चाकू होता है ना, उसको पकड़ने जाओगे ना, हाथ कटता है। मैंने तो आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने 77 के करीब करीब खरीदा था। मैंने ये रील में भी बोला था बहुत क्लियरली कि 72 का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट हो जाता, इनफैक्ट साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी बोला था। ये करीब साल भर से ऊपर हो गया इस बात को। अब आप बोलो सर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। अब देखो, सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से उस समय का लेवल था 77 का, तो एक बार 92 भी होके आया था। मैंने उस समय बुक नहीं किया था, मैं आपको ये भी क्लियरली बताता हूँ। 77 पे मैंने खरीदा, 92 होके आया, मैंने बुक नहीं किया, 70 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया। मतलब ये इससे अपन पैसा मोस्टली नहीं कमा पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। जो मैंने किया, लॉस बुक करना स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है। आप अगर प्रॉफिट्स के लिए लंबा बैठना जानते हो, तो लॉस के लिए छोटा बैठो। लोग उल्टा करते हैं, प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं, लॉस के लिए लंबा बैठते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो बोल रहे हैं सर 70 पे हमने इन्वेस्ट किया है, 65 पे इन्वेस्ट किया, अब 30 से नीचे आ गया, बताओ क्या करें? अब आप कुछ नहीं कर सकते इनफैक्ट, मतलब
क्लियरली बोलूँ, आपको ब्रूटली सुनना तो सुन लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते अब वो 70 रुपये की चीज़ 20 रुपये 25 रुपये पे थोड़ी बेचोगे अब आप। बस एक उम्मीद लेके बैठ सकते हो कि FIIs और DIIs खरीदने तो कुछ नया कुछ हो जाए। सर वापस एवरेज करें क्या भाई, नीचे की खाई बहुत बड़ी है, तो वापस उसमें डालने का कोई मतलब नहीं। हाँ मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर रिवाइवल हो जाता है 32 के ऊपर वापस चलने लग जाता है तो खरीद लो एक बार, और उसका स्टॉप लॉस लगाना 28 रुपीज़ का, अगर यहाँ से रिवाइवल आता है तो। अगर नीचे जाके रिवाइवल आता है तब की तब देखेंगे। और अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जहाँ पर मैं टेक्निकल फंडामेंटल जियो पॉलिटिक्स सारी चीज़ें सिखाता हूँ, लाइव सिखाता हूँ। और उसमें हम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं और आधा पौन घंटा डाउट सॉल्व करते हैं, जिसमें मैं लाइव आपसे बात भी करता हूँ। आपको चाहिए तो उसकी टेस्टिमोनियल्स बहुत है अवेलेबल, आप मेरे को DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, मैं आपको उसकी टेस्टिमोनियल्स भी भेज दूंगा, जो स्टूडेंट्स मेरे अभी भी ज्वाइंड हैं। क्योंकि वो मेरी एक अलग से कम्युनिटी बनती है, जिसको मैं द लॉजिकल इन्वेस्टर कम्युनिटी बनता हूँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है उसमें, फिर देन आई वॉट एवर आई डू आई टेल देम टू, राइट। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताओ और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बनाया है। BSc के ऊपर वीडियो आने वाला है, उसको ध्यान रखिएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।